चल आजा, आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। ये चैप्टर का नाम देख ले, क्या है? सब्सिडियरी बुक। सबसे पहले ये जानना है सब्सिडियरी बुक होता क्या है, इसके बारे में जानना सबसे पहले यही जरूरी है। उसके बाद इसके बारे में देख लेंगे। ये चैप्टर बड़ा ही आसान है, करीब करीब 5 मार्क्स तो कंपल्सरीली पूछता है आप लोग का एग्जाम में। तो देखो, जब हम लोगों ने अकाउंट शुरू किया था तो अपने लोगों के पास क्या क्या चीज था, देखो तो। अरे भाई चल रहे, ये देखो, जब हम लोगों ने अकाउंट शुरू किया था तो सबसे पहले तुम लोगों ने बेसिक पार्ट सीखा था, थ्योरेटिकल पार्ट, जिसमें अकाउंट्स में क्या क्या चीज आते हैं, दैट इज कितने टाइप के अकाउंट्स में, एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, विनकम, ये सब। फिर गोल्डन रूल, फिर मॉडर्न रूल, यही सब पढ़ा। उसके बाद थोड़ा जर्नल एंट्री किया, करेक्ट। तो उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा लेजर पोस्टिंग सीखा, लेजर पोस्टिंग किस तरीके से किया जाता है, एंड देन लेजर पोस्टिंग से हम लोग ट्रायल बैलेंस पे गए। यही तो, अब यही कार्यक्रम हम लोगों ने किया था। अब इस चीज में हम लोग थोड़ा सा चीज को सजाएंगे कि अब देखो अपने लोग बुक्स में क्या क्या बात करते हैं। अकाउंटिंग में जो बुक्स होते हैं वो 2 टाइप के बुक्स होते हैं। कितने टाइप के बुक्स होते हैं? 2। अब आप लोग बोलोगे कौन कौन सा? एक होता है ओरिजिनल बुक और दूसरा होता है सब्सिडियरी बुक। ठीक है। ओरिजिनल बुक का मतलब क्या होता है? जहां पे आप ट्रांजैक्शन होते ही सबसे पहले रिकॉर्ड करते हो, ठीक है, उसे ओरिजिनल बुक बोलते हैं। उसके बाद जो चीज आता है उसे सब्सिडियरी बुक बोलते हैं, जो ओरिजिनल बुक से ही डिराइव किया जाता है। पहले आपको ओरिजिनल बुक बनाना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन प्रिपेयर ऑल अदर बुक्स। अब ये क्या चीज है भाई? देखो, जब ओरिजिनल बुक का बात आता है तो हम लोग सबसे पहले यहां क्या बनाते हैं, जैसे जैसे as soon as transaction occurred, जैसे ही ट्रांजेक्शन होता है आप क्या करते हो? सबसे पहले उसका जर्नलाइज करते हो। यही तो, सबसे पहले कहां रिकॉर्ड करना शुरू करते हो? जर्नल करते हो, करेक्ट। पहला एंट्री कहां रिकॉर्ड होना शुरू हुआ? जर्नल पे। अब जर्नल के बाद हम लोग किधर निकल जाते हैं? लेजर पे। और ये जो 2 बुक्स होते हैं ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्या बोलते हैं? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। याद रहेगा? तो अगर एमसीक्यू में पूछा जाए व्हाट आर द ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो क्या लिखोगे? जर्नल, लेजर, दोनों ही क्या हैं? वो ओरिजिनल होते हैं। अब ये दोनों जब बन जाते हैं, इसके बाद हम लोग कुछ और चीज बनाते हैं। अब तुम लोग बोलेगा क्या क्या चीज बनाते हैं? अब देखो, बिजनेस जब हम लोग बनाते हैं, बिजनेस जब हम लोग का चलता है, तो सीधा बात बताओ, खाली जर्नल एंट्री देख के तुम हिसाब कर सकते हो? इज इट पॉसिबल फॉर यू? या खाली ट्रायल बैलेंस देख के तुम ये समझ सकते हो क्या अवस्था है तुम्हारे बिजनेस का? लेजर देख के समझ पाओगे? सारा लेजर देखते रहोगे, आंख से समझ ही नहीं आएगा, इसका खर्चा, इसका खर्चा, इसका खर्चा, इतना सारा खर्चा बन गया। अगर आप ट्रायल बैलेंस देखोगे तो तुम लोग बोलोगे ट्रायल बैलेंस भी होता है। तो पहला बात, ट्रायल बैलेंस कोई भी अकाउंट्स का पार्ट नहीं होता। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? इट इज अ स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ये एक स्टेटमेंट होता है। इस स्टेटमेंट को हम लोग प्रिपेयर इसलिए करते हैं टू आइडेंटिफाई वेदर वी आर प्रिपेयरिंग अकाउंट्स प्रॉपर्ली और नॉट। मतलब क्या है? आपने जर्नल लेजर करेक्टली किया है कि नहीं किया है, वो आपको कहां पता चलता है? वो आपको पता चलता है ट्रायल बैलेंस पे। अगर ट्रायल बैलेंस आपका मैच हो गया, इसका मतलब क्या है? आपने सारे एंट्रीज प्रॉपर्ली लगाए हैं। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि आप लोगों ने पहले क्लास में पढ़ा होगा कि अकाउंट्स क्या होता है। अकाउंट्स का ड्यूअल एस्पेक्ट होता है, एक बढ़ता है तो एक घटता है। तो जितना भी आप एंट्री पास करोगे तो उसका डबल इंपैक्ट होगा। किस किस साइड में? डेबिट एंड क्रेडिट में। और अल्टीमेटली क्या होगा? सारा जब एंट्री आप करेक्टली पास करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? कि आपको देखने को मिलेगा डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड बराबर हो गया, करेक्ट। लेकिन अगर वो बराबर नहीं हुआ तो मतलब सर गेम बच गया आप लोग का। अब खोजिए कहां गलती किए हैं। समझ में आया? तो ट्रायल बैलेंस इज व्हाट? ये अकाउंट्स का पार्ट नहीं होता। ये क्या होता है? ये स्टेटमेंट होता है जिसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं इन ऑर्डर टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी मतलब नंबर जो जोड़ा जोड़ी हम लोग किए हैं, जो प्लस माइनस हम लोग किए हैं, वो करेक्टली हुआ है कि नहीं हुआ है, वो पता हम लोग कहां से करते हैं? ट्रायल बैलेंस से करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है सब्सिडियरी बुक। अब सब्सिडियरी बुक जानना जरूरी क्यों होता है? तो सबसे पहले इसका मतलब समझिए। सब्सिडियरी बुक में अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जहां पे ट्रांजैक्शंस जो होते हैं, परचेज एंड सेल, वो हाई वॉल्यूम पे क्रेडिट पे होते हैं। किस पे होते हैं? क्रेडिट पे। अब क्रेडिट सेल्स पता ही है, जिसमें हम लोग सामान तो बेचते हैं या सामान खरीदते हैं लेकिन हम लोग पैसा नहीं देते। वो पैसा कब दिया जाएगा या लिया जाएगा? नियर फ्यूचर में। कभी फ्यूचर में हम लोग 1 महीना 2 महीना बाद देके देखेंगे।
तो अब बताइए यहां पे आप लेजर से क्या हिसाब बना के रख सकते हैं? इस जगह पे आपको अपना हिसाब बना के रखना पड़ेगा कि नहीं? आपको देखना पड़ेगा ना कितना परचेज आपने क्रेडिट में किया है, ये देखना है कि नहीं बताओ। अगर आपका बिजनेस चल रहा है और आपके बिजनेस में आपको क्या दिख रहा है कि आप जो परचेस कर रहे हो, कोई भी सामान खरीद रहे हो, सामान का दो हिस्सा बन रहा है, एक कैश में आ रहा है, क्रेडिट में आ रहा है। क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? एक कैश में आ रहा है, क्रेडिट में आ रहा है। तो सर टोटल तो हम लोग परचेज अकाउंट से देख लेंगे, करेक्ट। अब बाकी रहा क्रेडिट, कैसे पता करें क्रेडिट परचेज हम लोगों ने कितना किया? तो उसके लिए जो अकाउंट्स हम लोग बनाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं परचेज बुक। क्या बोलते हैं? परचेज डे बुक भी बोलते हैं इसे, या परचेज बुक भी बोलते हैं इसे। समझ में आया? क्या बोलते हैं इसे? परचेज डे बुक। अब तुम लोग बोलेगा सर इसको हम लोग कब यूज करेंगे? सिर्फ और सिर्फ कौन से ट्रांजैक्शन में? क्रेडिट ट्रांजैक्शन में। जब कोई भी परचेज क्रेडिट में होगा, जब कोई भी परचेज क्रेडिट में होगा, देन ओनली इट विल बी रिकॉर्डेड इन परचेज डे बुक। अगर कैश हो गया तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। समझ में आ गया? अगर कोई भी ट्रांजैक्शन मतलब कोई भी परचेज आप लोगों ने किया तो सबसे पहले यह सुनिश्चित कीजिए कि वो कैश है कि क्रेडिट है। अगर क्रेडिट हुआ तो परचेज बुक में आएगा, अगर कैश हुआ तो नहीं रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, समझ में आया बात? इसी के साथ परचेज डे बुक के साथ कभी कभी सेल्स भी आ जाता होगा। सेल्स भी होता होगा ना, सेल्स डे बुक। अब सेल्स डे बुक में भी क्या होगा? जब भी कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा तब ही इसमें रिकॉर्ड होगा। समझ पा रहे हो? सेल्स भी क्या होना चाहिए? कैश सेल्स हुआ तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे यहां पे डे बुक में, लेकिन अगर क्रेडिट सेल्स हुआ तो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। पहला बात तो ये, तो पहला बात ये दिमाग में बैठा, परचेज और सेल्स का क्या हिसाब लगेगा कि जब भी कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा तभी इसको रिकॉर्ड करेंगे। याद रहेगा बात? बस इसके अलावा दो और बुक बनते हैं जो हम लोग सब्सिडियरी बुक्स के अंदर ही रखते हैं। वो कौन कौन सा है? एक होता है रिटर्न इनवर्ड और एक होता है रिटर्न आउटवर्ड। तो रिटर्न इनवर्ड का दूसरा नाम कोई बता सकता है क्या? इसको हम लोग सेल्स रिटर्न भी बोलते हैं और इसको हम लोग परचेज रिटर्न भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये भी क्या होगा? देखिए जब आपने परचेज क्रेडिट में किया था तो रिटर्न भी क्या होना चाहिए? क्रेडिट में ही होना चाहिए। कैश में सेटलमेंट नहीं होगा। क्या बोले? कैश में सेटलमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो पहला बात ये बात बताइए, सब्सिडियरी बुक का इंपॉर्टेंस समझ में आया? वाई डू वी नीड सब्सिडी बुक? ऑल क्रेडिट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोगों ने सेपरेट सेपरेट बुक्स बना के रखे हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग सब्सिडी बुक बोलते हैं इन कलेक्टिव मैनर। अब इसमें कौन कौन सा अकाउंट बनता है? एक परचेज डे बुक बनता है, एक सेल्स डे बुक बनता है, जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रिटर्न बहुत ही कम चांसेस है जो आपको एग्जाम में मिलेंगे। ये जो आपका रिटर्न वाले है ना, रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड, इसका चांसेस बड़ा ही कम है एग्जाम में आपको मिलने का। ठीक है, इतना बात क्लैरिटी में आया? अब थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन कवर कर लेते हैं। आइए, ये रहा आपका थ्योरेटिकल पोर्शन, देख लीजिए। अब इसके अलावा एक चीज और छूट गया है, सब्सिडियरी बुक में ये तो आ गया, इसके साथ साथ एक बुक और बनता है, वो भी लिखा देते हैं। आओ, इसमें कैश बुक भी आता है। क्या बुक? अब ये कैश बुक क्यों प्रिपेयर करते हैं? जितने भी कैश ट्रांजैक्शन होते हैं उसे हम लोग कहां रिकॉर्ड करते हैं? कैश बुक में। ठीक है, अब कैश बुक का बहुत सारा अलग अलग टाइप्स होता है, वो टाइप्स अभी हम बोल नहीं रहे हैं, खाली इतना याद रखो कि सब्सिडियरी बुक का ही पार्ट होता है क्या? कैश बुक। और कैश बुक में हमें कौन सा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं? हर वो ट्रांजैक्शन जिसमें कैश का लेन देन होता है उसी को हम लोग कहां रिकॉर्ड करते हैं? कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। रहेगा याद? याद रहेगा? तो इसके अलावा सर अगर कोई ऐसा एंट्री हो सकता है जिसमें ना ही परचेज है, ना ही सेल है, ना ही कैश इन्वॉल्व है? हो सकता है कुछ ऐसा एंट्री जहां पे ना ही आपका परचेज हो रहा है, ना ही आपका सेल्स हो रहा है, ना ही आपका कैश इन्वॉल्व है? ऐसा कोई ट्रांजैक्शन घट सकता है?
करेक्ट। क्या बोला इसने, याद देखा सुना, बोला बैड डेप्ट। अब देखिए बैड डेप्ट में कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक बैड डेप्ट, एक डेटर। अब बताओ ये बैड डेप्ट एंड डेटर इसमें से कहां रिकॉर्ड करोगे, बता पाओगे? कोई भी अकाउंट है जहां पे वो बैड डेप्ट वाला हिसाब रिकॉर्ड कर सकते हैं? कहीं भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो सर ऐसे बहुत सारे ही ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे आप लोग ओपनिंग एंट्री पास करते हो, याद है ओपनिंग एंट्री, स्टॉक बिजनेस में लाए हैं तो एंट्री क्या पास करते हैं, जब स्टॉक बिजनेस में लेके आते हो क्या एंट्री पास करते हो, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, पता है कि नहीं? मशीन लेके आते हो बिजनेस में तो क्या एंट्री पास करते हो, मशीन टू कैपिटल। सोच के बताओ ये कहां पास करोगे, कोई एंट्री है कैश बुक में आएगा नहीं। तब इसके लिए कौन सा एक अलग सा बुक बनाया गया है जिसे हम लोग बोलते हैं जर्नल प्रॉपर। क्या बोलते हैं, जर्नल प्रॉपर। जनरली इसमें हम लोग सिर्फ ओपनिंग, क्लोजिंग और स्पेशल टाइप एंट्री को ही रिकॉर्ड करते हैं। किसको, ओपनिंग, क्लोजिंग एंड स्पेशल टाइप एंट्री। तो ओपनिंग क्लोजिंग अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन स्पेशल टाइप का एक थोड़ा मोटा आइडिया लग गया होगा। ठीक है, ये रहा सर आपके पास हिसाब जो आज हम लोग कवर करने वाले हैं सब्सिडरी बुक में। तो सब्सिडरी बुक बड़ा ही आसान टॉपिक है, ये शुरू होते ही खत्म हो जाएगा, शुरू होते ही खत्म, मतलब गजब है। तो सर शुरू कीजिए, बोलिए क्या पूछ रहे हो। अब देख यहां पे क्या क्या ट्रांजैक्शंस के हिसाब होते हैं। ऑल कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ये तो सब पता है सर सबको। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम लोग ये अभी बता के ही आए थे। जब भी कोई कैश ट्रांजैक्शन घटेगा कहां लिखेंगे, कैश बुक में। वाइल नॉन कैश ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन अ सब्सिडरी बुक, किसमें, एक सब्सिडरी बुक। और ये सब्सिडरी बुक क्या है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर बहुत कुछ आता है। अब ये सब्सिडरी बुक में क्या क्या आता है देखो, यहां पे लिखा हुआ है। सबसे पहला चीज क्या लिखा हुआ है देखिए, अगर ध्यान से चले तो जर्नल बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ये तो बोल दिए थे अभी, ये ओरिजिनल एंट्री का बुक होता है और इसी से बाकी सब चीज जनरेट होता है। तो इसमें सबसे पहले क्या आया देखो, कैश बुक बना। कैश बुक कैसे बनाओगे, अगर जर्नल एंट्री आएगा तो ही कैश बुक बनेगा, पहला बात तो ये। बोले सर कैसे, कैश लेजर अकाउंट बनाए हो कि नहीं, कैश लेजर, तो जिस तरीके से कैश लेजर बनता है उसी तरीके से कैश बुक भी बनता है। तो सोच के बताइए, अगर आपको जर्नल नहीं आएगा तो कैश लेजर बना पाओगे? तो अगर आपको जर्नल नहीं आता, कैश लेजर नहीं बनेगा, तो कैश लेजर नहीं बनेगा तो कैश बुक भी नहीं बनेगा। समझ आया? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, जर्नल, ठीक है। उसके बाद परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, एक होता है जनरल जर्नल, इसे जर्नल प्रॉपर जो बोल रहे थे ना अभी, वही है, इसका दूसरा नाम ये भी होता है। ठीक है, तो अभी आपको सब्सिडरी बुक का एक आइडिया बना, क्या क्या पढ़ने वाले हैं सब्सिडरी बुक में। एक परचेज डे बुक पढ़ेंगे, एक सेल्स डे बुक पढ़ेंगे, एक दो रिटर्न वाला पढ़ेंगे। कैश बुक आज हम लोग नहीं करने वाले हैं, कैश बुक हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बिकॉज कैश बुक एक तो लंबा टॉपिक है। अब आ जाओ, सबसे पहला बात है परचेज बुक के बारे में। तो सबसे पहला कहानी ये बताओ, आप लोग अभी तक क्या समझ में आया, परचेज बुक में हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट में अगर कोई परचेज हुआ है तो वही रिकॉर्ड होगा, इसके अलावा और कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा। क्या बोले, समझ में आया? अगर कोई ट्रांजैक्शन जिसमें परचेज हुआ है और परचेज कौन सा हुआ है, क्रेडिट में हुआ है, तभी उसे रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज राम राम, उसको राम राम बोल के आगे चल जाएंगे। समझ में आया? तो आइए एक बार क्या कुछ थियोरेटिकल बात लिखा हुआ है एक बार पढ़ लेते हैं। परचेज बुक इज अ सब्सिडरी बुक विच रिकॉर्ड्स क्रेडिट परचेज। तो पहला बात हम लोग के लिए जो जानकारी वाला है ये रहा, that is the goods which the firm traded in. Cash purchase of goods and purchase of any assets are not recorded in the purchase book. ये भी बात याद रहेगा, कैश परचेज हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते। और साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे ये भी पूछेंगे सर परचेज ऑफ मशीनरी का परचेज डे बुक में लिख दें। पहला बात तो जब हम मशीन खरीदते हैं तो उसे हम लोग परचेज बुक में क्यों लिखे, इट इज अ टाइप ऑफ एसेट, तो उसे हम लोग एसेट का सेपरेट रजिस्टर बना के उसमें लिखेंगे। तो ये बात एकदम क्लियर रखना, परचेज ऑफ एनी मशीनरी भी इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे या एसेट भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सिर्फ परचेज ऑफ क्या, गुड्स। क्या होना चाहिए, परचेज ऑफ गुड्स, जिसमें आप डील करते हो, वही सामान अगर आप खरीद रहे हो, ऊपर से किस में खरीद रहे हो, क्रेडिट में खरीद रहे हो, देन ओनली यू विल बी रिकॉर्डिंग दोस ट्रांजैक्शन इन परचेज बुक। परचेज बुक इज ऑल्सो नोन एज एन इनवॉइस बुक या बॉट बुक। क्या नाम है देख लो, बॉट बुक, इनवॉइस बुक।
बिल्स और इनवॉइस रिसीव्ड फ्रॉम अ सप्लायर आर द सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन द बुक्स। तो इसमें जब कोई बिल देता है आपको, कौन, आप जब कोई सामान खरीदेंगे सामने वाला बिल देगा ना, अब वही बिल क्या करोगे, आप उस बिल को देख के यहाँ पे एंट्री पास कर लेना, इसको रिकॉर्ड कर लेना। तो पहला बात, इसमें एंट्री पास नहीं किया जाता। घर में कभी बिल बनाए हो, हिसाब किताब करने के लिए घर में कभी बिल बनाए हो? क्या नालायक हो यार तुम, बक। Therefore, goods purchased on credit are recorded in purchase day book। ठीक है, इतना कहानी बोला तो सीधा सीधे क्रक्स यही है। क्या क्या चीज चाहिए आपको देखने के लिए, देखिए तो सीधा पॉइंट है। परचेज डे बुक में कौन सा एंट्री आएगा? पहला चीज, पहला परचेज होना चाहिए। दूसरा किसका? गुड्स का। तीसरा क्रेडिट परचेज। अगर ये तीनों मीट किया तो आपके लिए दरवाजे खुल गए। किसके? परचेज डे बुक। अगर एक भी मिस हुआ तो आप सर इसमें एंट्री मत लेना। अगर गुड्स के बदले एसेट आ गया तो नहीं आएगा, समझ आया? अगर क्रेडिट हो गया तो ठीक है सर, क्रेडिट हो गया। ये तीन जब तक नहीं आएंगे तब तक आप इस अकाउंट के लिए क्वालिफाई नहीं कीजिएगा। याद रहेगा बात? अब देखिए इसमें किस तरीके का अकाउंट बनता है। ये देखिए सर, इसका अकाउंट बड़ा सिंपल है, एकदम टिकाऊ हुआ है, सारे बच्चों को याद हो जाएगा। देख लीजिए इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहला कॉलम में हम लोग डेट लिखते हैं, दूसरा कॉलम में पर्टिकुलर्स, तीसरा कॉलम में हम लोग लिखते हैं इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर बोले तो बिल का नंबर। उसके बाद है लेजर फोलियो, मतलब कहां पे आप पोस्ट करोगे। उसके बाद है डिटेल। डिटेल का मतलब अरे थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है ना, कभी कभी अमाउंट में कुछ जोड़ दो, कभी कुछ घटा दो, तो वो कहां करेंगे? डिटेल में करेंगे। उसके बाद जो, हाँ करेक्ट, अगर डिस्काउंट रहा या कोई ट्रेड डिस्काउंट आया या फ्रेट लग गया तो ये सब चीज अगर रहेगा तो यहां पे कर देंगे उसको एडजस्ट। और जो फाइनल फिगर आएगा उसको कहां लेके चलेंगे? अमाउंट पे। समझ में आया इतना बात? यह फॉर्मेट का डिटेलिंग है। सवाल देखते ही अभी तुम लोग खुद बना लोगे। इतना मैं कहानी जो बोल रहा हूं बड़ा आसान लगेगा तुम लोग को। अब देख, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो फॉर्मेट भूल जाते हैं, तो उनके लिए यहां लिख दिया हूं क्या क्या चीज है, देख लो। देयर आर 6 कॉलम इन परचेज डे बुक। 6 ही कॉलम है। तो बहुत सारे स्कूल ऐसे होते हैं, मतलब बहुत सारे जगहों पे ऐसे होते हैं कि आपका हर एक चीज के लिए अलग अलग कॉलम बनाने बोल देता है। हाँ, हर एक चीज के लिए अलग अलग कॉलम होगा, जिसमें आपको बोल दिया जाएगा टैक्स का अलग, फ्रेट का अलग, सबको अलग अलग करके लास्ट में जोड़ने वाला बोल देगा। लेकिन जनरली माना जाता है, जनरली जो फॉर्मेट होता है ये होता है। तो अभी मैं जनरली चल रहा हूं, स्पेसिफिकली बाद में देख लेंगे। उसका डेट इज रिटन ऑन द फर्स्ट कॉलम। ये अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, मैं इस पर कुछ बोलने वाला नहीं हूं। एक बार देख लीजिए, अगर आपको देखना है तो देख लीजिए क्या उसमें स्पेशल कुछ दिख रहा है कि नहीं। हो गया? चले आगे। इसमें तो कोई किसी को दरकार है कुछ कुछ पूछने गए तो एकदम शुरू होती ही खत्म है। अब देखो यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे है, जब ट्रेड डिस्काउंट का चक्कर आ जाता है तो क्या करते हैं, ये वाला नोट आप लोगों को जनरल में ही सिखा दिया गया था किस तरीके से नोट बनाया जाता है। ये देखिए, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज गिवन इन द डिटेल कॉलम। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट अलाउड बाय द सेलर इज डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले आप क्या निकालिएगा? प्राइस निकालिएगा। प्राइस कैसे निकलता है? क्वांटिटी इंटू प्राइस। तो क्वांटिटी इंटू प्राइस कर लीजिए तो कुछ फिगर यहां पे आ जाएगा। ठीक, ये आपका टोटल अमाउंट है। अब इसके ऊपर आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, तो ट्रेड डिस्काउंट जब मिला तो यहां से हटा दीजिए, यह आपका नेट परचेस प्राइस आ गया। कुछ एक्सपेंस बोला गया। एक्सपेंस बोले तो क्या हो सकता है बताओ? आप जब परचेस करते हो तो कभी कभी भाड़ा देते हो कि नहीं? भाड़ा देना पड़ गया, लोडिंग चार्जेस आ गया, पैकिंग चार्जेस आ गया, होता है कि नहीं? तो ये सब जब चार्जेस आते हैं तो उसको हम लोग यहां पे ऐड कर देते हैं वापस से। तो अब इसको जब हम लोग ऐड कर लेते हैं तो ये आपका टोटल परचेस प्राइस आ जाता है। समझ आया? तो डिटेल में हम लोग करना क्या है? ये करना है। डिटेल में करना क्या है? इसको एडजस्ट करना है, और इसके बाद जो फिगर आएगा उसको फाइनल जगह पे लिख देंगे। ठीक है? अब जो कहानी दूसरा बात है, ये ट्रेड डिस्काउंट के अलावा अगर कैश डिस्काउंट दे दे तो क्वेश्चन में, अगर कैश डिस्काउंट दिया है तो ग्रेट। अगर क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट दिया हुआ है किसी ट्रांजैक्शन पे तो क्या कीजिए? बोले भगवान को पहले प्रणाम कीजिए, बोले वाह बच गए, एंट्री नहीं पास करना है क्योंकि वो कैश ट्रांजैक्शन है। कैश डिस्काउंट आपको कब मिलेगा? जब वो कैश ट्रांजैक्शन होगा।
और भाई साहब जब ये कैश ट्रांजैक्शन हो गया तो परचेज डे बुक में रिकॉर्ड नहीं करना है, जब रिकॉर्ड नहीं करना तो छोड़ दो। कितना मस्त है ना। अब इसमें जर्नल एंट्री का भी कोई लफड़ा नहीं, एकदम झटपट बन जाना, जैसे घर में बैठ के हिसाब करते वही हिसाब है। हिसाब नहीं करते, देखो इस लड़के ने मुझे 500 रुपया दिया, इसने मुझे 800 रुपया दिया, यही हिसाब होता है ना। किताब में लिखता है कि नहीं, डायरी में लिख लेता है कि रोहन को 500 रुपया दिया गया है, विजय से 10,000 रुपया पाते हैं, वो पाते ही रह जाएंगे। अब आ जाओ आगे चलते हैं। अब देखो कुछ कुछ जगह पे ना, कुछ कुछ जगह पे स्कूल का जो टेस्ट होता है उस टेस्ट पे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, परचेज बुक एंड परचेज अकाउंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, कुछ कुछ जगहों पे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो एक बार इसको भी देख लेते हैं क्या क्या चीज लिखा हुआ है। ये देखिए, इट इज अ पार्ट ऑफ जर्नल, इट इज अ पार्ट ऑफ लेजर, ऑब्वियस सा बात है। इट डज नॉट हैव डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम, परचेज बुक में डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं होता है, लेकिन अकाउंट में होता है। ओनली क्रेडिट परचेज आर रिकॉर्डेड, और यहां पे दोनों रिकॉर्ड किया जाता है। टोटल अमाउंट ऑफ परचेज बुक इज पोस्टेड टू परचेज अकाउंट पीरियडिकली एंड बैलेंस ऑफ द अकाउंट इज ट्रांसफर टू द ट्रेडिंग एंड डेबिट साइड, ये ट्रेडिंग अकाउंट में भेजा जाता है। तो बताओ ये वाला परचेज डे बुक का टोटल किधर भेजते हैं, परचेज डे बुक का टोटल किधर भेजते हैं, परचेज अकाउंट में, और परचेज अकाउंट का टोटल किधर भेजते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। किधर भेजते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, वो जब फाइनल अकाउंट हम लोग करेंगे तो बात करेंगे। तो पहला बात याद रहेगा, सबसे पहला बात सुनो, याद कैसे करेंगे, परचेज बुक परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट में क्या होता है, दोनों साइड डेबिट क्रेडिट होता है, लेकिन परचेज बुक में होता है, नहीं होता है। परचेज बुक में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन परचेज अकाउंट में दोनों ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। परचेज अकाउंट जो होता है वो लेजर का पार्ट होता है, और परचेज ये जो होता है क्या नाम है, परचेज डे बुक, ये किसका पार्ट होता है, जर्नल का पार्ट होता है। परचेज का जो टोटल होता है उसे हम लोग ट्रेडिंग में भेजते हैं, और परचेज बुक को हम लोग कहां भेजते हैं, परचेज अकाउंट में भेजते हैं। याद रहेगा ये वाला बात, कोई भी 3 याद रखना, काम चल जाएगा, ये फॉर्मेट से ही आधा काम बन जाएगा तुम लोग का। अब देखो अपने पास एक सम्स है, यहां पे रखा हुआ है सवाल, 3 एंट्री, यहां पे गिन के 4 एंट्री है। एक बार इस एंट्री को देखो, उसके बाद बताएंगे कॉपी में बनाना है तुम लोगों को। एक बार इस एंट्री को देखो, और आप लोगों को सबसे पहले ये जज करना है कि कौन कौन सा ऐसा एंट्री है जो परचेज डे बुक के लिए क्वालिफाई करेगा। ठीक है, कौन कौन सा ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं जो परचेज डे बुक के लिए क्वालिफाई करेगा, तो सबसे पहले आप लोगों को ये आइडेंटिफाई करना है। अब देखिए, कोशिश कीजिए, मैं आपको 2 मिनट देता हूं। अब देख, यही वाला कार्यक्रम करना है, तो मोस्ट प्रोबेबली सारे बच्चों ने सही आंसर दे दिया है कि सर 1 2 का 4, 3 विल बी एक्सक्लूडेड। व्हाई, क्योंकि वो हम लोग का जो 3 ऑप्शन का क्राइटेरिया है, 3 कंडीशन का क्राइटेरिया, उसको फुलफिल नहीं करता। क्या क्या क्राइटेरिया था, देयर शुड बी परचेस, ठीक है, परचेज होना चाहिए, एंड देन क्रेडिट होना चाहिए, और गुड्स भी होना चाहिए, करेक्ट। अब सबसे पहला बात सुन लीजिए, ये एसेट्स है, वेरी नाइस। इस बच्चे ने जो बात बोला एकदम पॉइंट का बात है। लेट मी क्लेरिफाई वन थिंग। तो इस बच्चे ने जो बोला, ये जो बच्चे ने बोला ये पॉइंट सही है, ये बोल रहा है ये एसेट है, ठीक। तो लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कौन सा चीज आपके लिए एसेट है, कौन सा चीज आपके लिए गुड्स है, पहले चीज आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यू हैव टू आइडेंटिफाई इट। हो सकता है एसी हम लोग के लिए एसेट है, करेक्ट, हो सकता है सभी के लिए एसी क्या होता है, एसेट होता है, लेकिन अ पर्सन हु इज डीलिंग इन एसी, उसके लिए एसी क्या है, उसके लिए तो गुड्स है ना, वो तो हमेशा एसी के बीच में ही पड़ा रहता है, एसी आता है बेचता है, आता है बेचता है, यही करता है ना, उसके लिए तो गुड्स है। और आप लोगों को इसीलिए सबसे पहले क्या चीज पढ़ना पड़ेगा पता है, परचेज ड्यू बुक करते टाइम ये चीज पढ़ना पड़ेगा, उसका नाम, वो किस में डील करता है, पहले चीज ये जानिए। लिखा क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। अब इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आएंगे सारे क्या हो जाएंगे, उसके लिए गुड्स, एसेट थोड़ी ना होंगे। तो पहला जो कंटेंशन इस बच्चे ने उठाया है कि ये गुड्स है, मतलब ये एसेट है, उसका जवाब कहां से मिलेगा आपको, क्वेश्चन का हेडिंग से। क्वेश्चन का हेडिंग अगर आप प्रॉपर्ली पढ़ोगे देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इन विच दोस कंपनी इज डीलिंग, वो किस में डील कर रहा है, गुड्स में डील कर रहा है कि एसेट में डील कर रहा है। समझ पाए, आगे चलें। अब देखिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ, सबसे पहले पढ़िए तो देखिए, तो
बॉट 20 कंप्यूटर्स फ्रॉम एबीसी कंपनी। तो भाई साहब आप कौन है? जब भी आप परचेज डे बुक बनाइए तो आप अपने आप को क्या समझिएगा? XYZ कंपनी। आप लोग कौन हो? XYZ कंपनी हो। ठीक है सर, अच्छा बात है, हम लोग XYZ है। तो अब XYZ कंपनी क्या कर रहा है? एबीसी से सामान खरीद रहा है। ये देखो एबीसी कंपनी से, ठीक तो किससे सामान खरीद रहा है? एबीसी कंपनी से। कितना रुपया पे? 20 कंप्यूटर फ्रॉम एट 20,000 पर कंप्यूटर। मतलब एक कंप्यूटर का दाम कितना है? 20,000। तो 20 कंप्यूटर का दाम कितना हो जाएगा? 4 लाख। करेक्ट। तो अब ये मत कर देना 20 कंप्यूटर 20,000 में लेके आ गया। अब उसके बाद तुमको क्या मिल रहा है? ट्रेड डिस्काउंट। एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है सर। उसके बाद ये भी है, ये भी है। चलिए आइए एक बार बनाना शुरू करते हैं, फिर कैसे इसको बनाया जाए। ये देखिए मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट बना के रखा हुआ अपने पास। अब आप लोगों को फॉर्मेट ड्रॉ करना है अपनी कॉपी में। 4 एंट्री के करीब का, 4 एंट्री करीब का लाइन खींचिए, 4 एंट्री के करीब का। ये रहा आपके स्क्रीन पे, ये रहा फॉर्मेट। एलएफ और इनवॉइस नंबर एकदम पतला पतला लाइन खींचिएगा, ठीक है। ये जो 2 कॉलम है ना, इनवॉइस नंबर और एलएफ, एकदम छोटा छोटा बनाइएगा, एकदम पतला लाइन। अगर जब बच्चों का हो जाए तो एक बार बोलना। अब देख मेरा बात सुन। तो सबसे पहले डेट का कॉलम में कुछ दिया होता है, तो मेरे इस एग्जांपल में डेट है ही नहीं, ठीक है। अगर डेट जो भी होगा यहां पे आके डेट में लिख देना। मेरे केस में क्या होगा? 1 क्यों लिखेंगे? अरे हम डेट लिखेंगे ही नहीं। कितना? 9। हम क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। डेट जब आएगा तो देख लेंगे। अब सबसे पहले सुनिए, एक बार एंट्री देख लीजिए, बड़ा आसान है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जब भी हम लोग इस तरह का एंट्री पास करेंगे तो सबसे पहले यहां पे आइए, देखिए किससे आपने सामान खरीदा है। एबीसी अकाउंट से खरीदा है, तो सबसे पहले आइए उसका नाम लिखिए, इस जगह पे आके लिखिए एबीसी कंपनी, अंडरलाइन। हाँ हो गया। अब उसके बाद आपने उससे क्या परचेस किया है? देखिए कंप्यूटर लिया है कितना, तो यहां पे लिखिए 20 कंप्यूटर्स @20,000 ईच। कितना में खरीदा? 20,000 करके 20 कंप्यूटर खरीदा। तो सर यहां पे क्या लिखे? डैश, यहां भी डैश। अब टोटल बताइए कितना होगा? 20,000 इंटू 20, 4 लाख। तो यहां पे आकर लिख लेते हैं 4 लाख, ठीक है। अब इसमें ट्रेड डिस्काउंट है, तो यहां पे आइए, यहां पे लिखिए लेस। बहुत जन माइनस लिख देते हैं, कोई लेस भी लिख सकता है। तो लेस लिखना तो लेस लिखिए, माइनस लिखना तो माइनस लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे क्या लिखिएगा? ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट @10%। कितना होगा बताओ? ऑब्वियसली वेरी सिंपल। तो अब यही वाला फिगर को हम लोग क्या करेंगे? यहां से खींच के इधर लेके आ जाएंगे। कितना हो जाएगा? 3,60,000। हाँ, तो कॉलम का खाली जाएगा, बताओ। कॉलम बनाने का भी तो बगल में लिखना है। कहाँ लिखना? हाँ लिख सकते हो, उसके बगल में भी लिख सकता है। अरे मेरा इसमें
साइज का हेरफेर हो गया ना, हम तो सोचा लिख लेंगे उसे, तुम लोग एकदम सटा के भी लिख सकते हो, लेकिन हर एक ट्रांजेक्शन के बाद लाइन बंद करना पड़ेगा। समझ में? जैसे ये ट्रांजेक्शन हो गया, ये ट्रांजेक्शन के बाद ये लाइन बंद हो गया। अब दूसरा वाला क्या है देखो तो, अब आ जाओ दूसरा ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। तो पहला वाला हो गया होगा LMN कंपनी, क्या कौन सा कंपनी है? LMN कंपनी, 1000 रुपया ऑन क्रेडिट, तो 100 फोन्स खरीदा है। तो यहां पे आइए LMN कंपनी, हंड्रेड फोन्स है ना, हंड्रेड फोन्स, तो लिखिए 100 फोन्स @1000 ईच। तो कितना रुपए का सामान खरीद लिया टोटलिटी पे? ठीक है। अब ट्रेड डिस्काउंट कितना है, कुछ दिया है? कुछ भी नहीं है, नो डिस्काउंट अवेलेबल। तो सीधा बात है सर, यहां पे लिख लिए हो तो यहां पे कुछ आएगा नहीं, यहां पे भी आप कितना लिख लोगे? 1 लाख। अब कोई बच्चा चाहता है डिटेल में नहीं लिखने का, तो नहीं लिखने से भी चलेगा, क्योंकि यहां पे कोई ट्रांजेक्शन के लिए कुछ बचा नहीं। डैश है, कुछ नहीं है तो डैश, और क्या। हाँ, इससे अच्छा उधर चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 3 नंबर का जो क्वेश्चन है क्या लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 3 पे देखिए क्या लिखा हुआ है। 350 टेलीविजन फ्रॉम DEF कंपनी एट 24,500 ईच एंड 5% कैश डिस्काउंट। तो यहां पे क्या लिख दोगे? नोट बनाना पड़ेगा आप लोग को, नोट। क्वेश्चन के बाद नोट लिखना, क्वेश्चन के बाद नोट लिखना। क्या नोट लिखोगे? नोट नीचे नीचे, सम्स के बाद, अभी नहीं, तुम लोग बाद में कॉपी करना है इसको। तो नोट में हम लोग क्या लिखेंगे? ट्रांजैक्शन जो यहां पे पॉइंट नंबर 3 है, तो हम यहां पे लिख दे रहे हैं पॉइंट 3 लिख रहा हूं यहां पे, दीज ट्रांजैक्शन will not be recorded in नहीं परचेज डे बुक as this is a cash transaction। ठीक है, ये नोट लास्ट में लिखना फॉर्मेट के बाद। हो गया तीनों का हिसाब? कोई दिक्कत है? बोल रहे कोई दिक्कत है? इतना बात तो एकदम फ्लैट है, एकदम चल रहा है, एकदम स्मूथ, कोई दिक्कत का बात नहीं है अभी तक। उसके बाद का चीज देखिए क्या लिखा है, परचेज 200 रेडियोस फ्रॉम JKL कंपनी एट 500 ईच ऑन क्रेडिट। इसमें भी कोई डिस्काउंट का चक्कर नहीं है। तो यहां पे आएंगे JKL कंपनी, क्या खरीदे हो? तो लिखो 200 रेडियोस @500 ईच। तो कितना हो जाएगा? 1 लाख। सीधा सीधी बाहर लिखिए, अंदर भी चाहो तो लिख सकते थे, लेकिन फिर डैश देना पड़ेगा, इससे अच्छा डैश। कोई बात नहीं, तो डैश देके इस पर चलो। हाँ, कुछ है नहीं ना, एडजस्टमेंट नहीं है तो क्या करें? जब एडजस्टमेंट रहता है तभी हम लोग डिटेल में रखते हैं। हाँ, हर एक ट्रांजेक्शन के बाद आपको लाइन बंद कर देना पड़ेगा। हो गया? देख लो, हो गया ये परचेस का पूरा हिसाब। अब इसके बाद हम लोग लास्ट में यहाँ पे एक तो लाइन बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे टोटल। टोटल बनाने आता है तो जोड़ लो, कितना आएगा? बस चुप से यहां लिख लो 5,60,000। अब तुम लोग का सम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये काम बंद करने के बाद आपको ये नोट कॉपी करना पड़ेगा। यहाँ पे उसके नीचे फॉर्मेट बंद करके नोट कॉपी कर देना।
तो एक बार इसे देख लीजिए। उसके बाद अब सम मैं कुछ बताता हूं आप लोगों को आपके बुक से, वो वाला आपको करना है, ठीक है। अब देख सबने परचेज डे बुक मोटा मोटी बना लिया, तो तुम लोगों का होमवर्क, तुम लोग अपना बुक से जो सवाल बनाए करीब करीब 1 to 5 बनाया होगा अपना अपना बुक से, यही ना 1 to 5, सबने 5-5 बना लिया। अब देखो सारे बच्चे यही करना, पहले 5 तो बना लेना, उसके बाद ये वीडियो देखना वापस से शुरू करना। अब इसके बाद है परचेज से, परचेज डे बुक से हम लोग को लेजर पोस्टिंग, ये बड़ा ही रेयर केस में दिया जाता है, तो अगर दे दिया जाए तो डरना नहीं है। वहां पे अगर बोल दिया कि आपका परचेज डे बुक से आपको लेजर पोस्टिंग करना है, कर पाओगे? बड़ा सिंपल बात है, देख लो इधर आओ कैसे बनाना है। तो अगर देखिए तुम लोगों ने अभी इस जगह पे कुछ बनाया था ना, कहां गया, यहां पे बनाया था ना। अगर मैं यहां पे लेजर अकाउंट बनाने का कोशिश करूं एक बार, देखो तो लेजर अकाउंट एक बार बना देता हूं, मैं टी फॉर्मेट में बना रहा हूं, ओके। हाँ भाई, ठीक है, सीधा सीधी ऐसे बनाएंगे। अब देखो यहां पे पोस्टिंग कैसे करना है, तुम लोग पर्टिकुलर डेट वेट बना देना। अब मेरा बात सुनो, ये कौन सा बुक है हम लोग को परचेज डे बुक से कहां पे पोस्टिंग करना है, परचेज अकाउंट में। तो ये भाई साहब का नाम क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट, ठीक है। अब बताओ सबसे पहले आपने जो परचेज किया था किससे किया था, बाई एबीसी कंपनी। तब एंट्री बताइए तो क्या एंट्री किया होगा आपने, परचेज अकाउंट डेबिट टू एबीसी, यही ना। तो परचेज अकाउंट में आके आप क्या लिखिएगा, टू ए बी सी कंपनी अकाउंट। अब कितना प्राइस है, 3,60,000, तो यहां पे लिख देंगे 3,60,000, कोई दिक्कत। उसके बाद नेक्स्ट है एलएमएन कंपनी था ना, एलएमएन है ना, तो ये देखो 2LMN कंपनी। अब इसका प्राइस कितना है बताओ थोड़ा, 1,00,000। उसके बाद नेक्स्ट कौन था, 2JKL कंपनी, 1,00,000। खत्म हो गया। अब इसको टोटल जैसे करना है, जैसे लेजर क्लोज करते हो कर देना, खत्म कहानी। तो यहाँ पे 5,60,000 लिख लेना। अब जनरली क्या होता है, हम लोग सुनो बात बताता हूँ, सुनो जनरली क्या होता है, परचेस अकाउंट जब हम लोग क्लोज करते हैं तो उसका अमाउंट हमेशा ही ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, अगर जेन्युइनली किया जाए, क्योंकि अभी आप लोगों को फाइनल अकाउंट का समझ नहीं है तो इसीलिए हम लोग बाई बैलेंस सीडी लिख देते थे, याद है। लेकिन हम लोग कंपल्स एकदम प्रॉपरली बनाए तो कुछ इस तरीके का बनेगा। 2 है तो यहाँ पे क्या आएगा पता है, बाई ट्रेडिंग अकाउंट, क्या आएगा, बाई ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब ये, हाँ हम लोग तुम लोग बैलेंस शीट ही लिखना, लेकिन इसका अल्टीमेट जब फाइनल अकाउंट हम लोग बनाते हैं, मतलब जब कॉर्पोरेट लेवल पे हम लोग बुक्स क्रिएट करते हैं, तो अपने लोग का परचेज अकाउंट का जो क्लोजिंग होता है वो किधर जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। तो इसका जो टोटल अमाउंट आएगा किधर चला जाएगा, 5,60,000, ठीक है। लेकिन हम लोग सीडीबीडी क्यों करते हैं बता देता हूं, सुन लो। ये जो परचेज डे बुक है ना, ये माना जा रहा है कि ईयर एंड पे क्लोज किया गया है। कब क्लोज किया गया है, ईयर एंड पे, मतलब एक ईयर में सिर्फ 3 परचेज हुआ है, तो उसे अब परचेज अकाउंट में भेजें, और परचेज अकाउंट में भी सिर्फ 3 एंट्री हैं। तो अब इसको अल्टीमेटली किधर लेके जाना है अपने लोग को। अगर ये मंथली होता तो बैलेंस सीडी बैलेंस सीडी बैलेंस सीडी करते, लेकिन ये क्या है, ईयरली क्लोजिंग है। कौन सा क्लोजिंग है, फाइनलाइजेशन ऑफ बुक। जब फाइनलाइज होगा तो सारे एक्सपेंस पीएल में निकलेंगे, और ट्रेडिंग के भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो ट्रेडिंग के लिए निकलेंगे, ठीक है। तो यहां पे मैंने ट्रेडिंग अकाउंट क्यों लिया, क्योंकि ये एनुअल क्लोजिंग है। कौन सा क्लोजिंग है, एनुअल क्लोजिंग है, इसीलिए। तो तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग अपने हिसाब से जो सीडीबीडी करते हो वही करना, लेकिन हमको बताना था कि सर वहां पे लिखा हुआ है ना कि परचेज, जो परचेज डे बुक होता है उसका अमाउंट परचेज अकाउंट में जाता है, और परचेज अकाउंट का अमाउंट किधर जाता है, ट्रेडिंग में जाता है, इसीलिए मैंने यहां पे ट्रेडिंग लिखा, ठीक है। तो अगर कोई चाहे तो वो ये भी लिख सकता है, बाई बैलेंस सीडी, ठीक है। इतना आप लोग के लिए काफी है, समझ पाइए वाला बात। अब इसके अलावा कभी कभी कुछ और खर्चे भी आते हैं, वो खर्चे हम लोग बाद में बात करेंगे। अब इसी से रिलेटेड आता है अपने लोग के पास सेल्स बुक। अब बताइए सेल्स बुक में भी आपका कंडीशन है 3, क्या क्या चीज होना चाहिए, सबसे पहले बताइए, बताओ, देयर मस्ट बी गुड। सबसे पहले क्या होना चाहिए, देयर मस्ट बी गुड्स।
सामान होना चाहिए, और सामान क्या होना चाहिए, सामान बिकना चाहिए। अब बिकेगा वो भी किसमें, क्रेडिट में। ये तीन कंडीशन फुलफिल, देन इट इज अ ट्रांजैक्शन टू बी रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। तब जाके इसे हम लोग कहां रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स बुक में। अगर एक भी मिस हुआ तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सर कैसे, अगर कोई मान लो मशीन हो गया, गुड्स के बदले मशीन, चलेगा, नहीं चलेगा। समझ में आ गया। अगर एसेट हो गया तो भी नहीं चलेगा सर। यही कहानी यहां पे दौड़ता है। जैसे परचेज डे बुक किया, सिमिलर कॉन्सेप्ट है यहां पे भी, सिमिलर, सेम टू सेम, बस खाली बदलेगा क्या पता है, वहां पे हम लोग परचेज डे बुक लिखते थे, यहां पे सेल्स डे बुक लिखेंगे। इवन फॉर्मेट विल रिमेन द सेम, आपका जो फॉर्मेट है ना वो भी सेम रहेगा। बात समझ पाया क्या बोले। तो अब इसका एक और आंसर तुम लोग दे सकते हो, सेल्स डे बुक का जो अमाउंट होगा किधर जाएगा, सेल्स अकाउंट में जाएगा, और सेल्स अकाउंट का जो वैल्यू होगा वो किधर जाएगा, वो भी ट्रेडिंग में जाएगा। समझ में आया, याद रहेगा। अब इसको हम कुछ एक्सप्लेन करें और ज्यादा, मेरे हिसाब से इसको कुछ बढ़ाने का दरकार है ही नहीं, यही खत्म हो जाना। तो इसमें हाँ बता, नहीं करना। अब इसमें भी लेजर पोस्टिंग का चक्कर है, तो लेजर पोस्टिंग कैसे करोगे सर, वैसे है जैसे यहां पे हम लोग 2 किए थे, उधर बाई कर लेंगे। ठीक है, याद रहेगा ना। अब देखो इसका फॉर्मेट भी वैसा ही है, 6 कॉलम वाला, कोई चेंज नहीं। अगर एंट्री करना है तो कर सकते हो, लेकिन मेरे को नहीं करना क्योंकि सेम सेम ही है यार, क्या बताऊं इसमें। अब देखिए इसके अलावा कुछ कुछ चीज होते हैं जो स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जिससे हम लोग डिस्कस करना चाहिए। अब वो डिस्कशन पॉइंट पे आते हैं। अभी डिस्कशन का पॉइंट है थोड़ा सा ये, ज्यादा हम खींचेंगे नहीं चीज को, सिंपली समझाने की कोशिश करते हैं। देखो कभी कभी जब हम लोग सामान खरीदते हैं या आप लोग बेचते हो तो आप लोगों को क्या देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, ये देखो सीएसटी वैट हम लोगों ने इसलिए दिया है क्योंकि बहुत सारे बुक्स में अभी भी सीएसटी वैट है, लेकिन आज के डेट में आप लोगों को क्या मिल जाएगा यहाँ पे, इस दोनों के बदले, इसके बदले आपको जीएसटी मिल जाएगा। ठीक है, सेल्स के केस में आपको सीएसटी वैट के बदले जीएसटी भी देखने को मिल सकता है। तो पहला बात ये क्लैरिटी रहा। अब मेरा बात समझिए, जब आप कोई सामान बेचते हो, वेन एवर यू सेल एनी काइंड ऑफ गुड्स, तो आपका पेमेंट, आपका जो रिसिप्ट होगा वो कम होगा कि बढ़ेगा। हाँ, जब आप लोग कुछ सेल करते हो, जब आप लोग कुछ सेल करते हो और उसके ऊपर टैक्स लगता है, तो आपका जो सेल्स का अमाउंट है वो बढ़ेगा कि घटेगा। ऑब्वियसली क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, करेक्ट ना, ऐड कर देंगे। लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू ये है, अब मेरा बात सुनिए, थोड़ा ध्यान से बात को समझिएगा, इसको समझना जरूरी है। अब देखिए बहुत सारे बच्चों के मन में ये वाला बात आएगा कि सर सीएसटी है, वैट है और जीएसटी है, ये तीनों अगर आपने अलग अलग क्यों दिए हैं और यहाँ पे लिख रहे हैं जीएसटी अलग से। द पॉइंट ये है, सुनिए, जब हम लोग सीएसटी देते हैं या वैट देते हैं, ये पैसा जाता है, इसका सेट ऑफ नहीं होता। एज ए बिजनेस आपने जो टैक्स दिया वो दिया, इसके बाद आपने कुछ वापस नहीं लिया। समझ में आया। लेकिन जब जीएसटी का बात आता है, किसका बात आता है, जीएसटी का बात आता है, तो आप जब कभी भी टैक्स पे करते हो, गवर्नमेंट से आपको क्या मिलता है, क्रेडिट मिलता है। क्या मिलता है, क्रेडिट। मतलब आपने टैक्स दिया है 5,000 का, तो अगर आपको बाद में पैसा देना है 5,000 तो उसमें सेटल्ड हो जाएगा। समझ पा रहे हो, तो उसमें सेटल्ड हो जाता है, उसमें सेट ऑफ का क्राइटेरिया आ जाता है। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या है, सीएसटी के केस में आपको कोई सेट ऑफ नहीं मिलता। क्या आप अगर गवर्नमेंट को टैक्स देते हो तो उसका आपको बेनिफिट बाद में नहीं मिलेगा। तो अब बताइए इससे आपको क्या पैसा बाद में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो ये एक्चुअली वर्क कैसे करता है, एज एन एक्सपेंस ही वर्क करता है। कैसे वर्क करता है, एज ए एक्सपेंस, ये हमारे पॉकेट से गया, वापस आया नहीं। ठीक, लेकिन जीएसटी का केस क्या होता है, जीएसटी में अगर आप कोई पेमेंट करते हो तो वो आपके पास वापस आ जाता है। तो वो हम लोग के केस में क्या है, एज ए एसेट के हिसाब से या लायबिलिटी के हिसाब से काम करता है जीएसटी। लेकिन सीएसटी और वैट किस हिसाब से काम करता है, ये एज ए एक्सपेंस और इनकम के हिसाब से काम करता है। ठीक है, अब यही वाला बात है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले सीएसटी के बारे में बात होता है। सीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल सेल्स टैक्स। अब ये बोलोगे सेंट्रल सेल्स टैक्स का मतलब क्या होता है, जब भी कोई गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप बेचते हो तब उसके ऊपर क्या लगता है, सीएसटी। ये बहुत पहले लगता था, अभी जीएसटी लगता है। ठीक है, अभी क्या लगता है, जीएसटी लगता है। Now this tax is levied by the sales made between multiple states, interstate sales. This is charged by the seller from the purchaser on net value, net sales value of the product. Sales price less state discount gives the net sales value of the product. तो यहाँ पे जानने लायक बात क्या है, सेल्स में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, उसके बाद उसके ऊपर टैक्स चार्ज करेंगे। ग्रॉस वैल्यू पे टैक्स मत चार्ज कर देना।
तो आपको टैक्स कब चार्ज करना है? नेट वैल्यू पे। किस पे? नेट वैल्यू पे। ठीक है। द सेलर डिपॉजिट द टैक्स अमाउंट इन द गवर्नमेंट अकाउंट। तो सेलर इसे कलेक्ट तो कर लेगा लेकिन अपने पास नहीं रखेगा। क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को दे देना पड़ेगा। तो अब बात समझिए, सेलर ने जब टैक्स लिया, सेल्स का तो अमाउंट बढ़ा, क्या ये आपका इनकम होगा? ये आपके लिए टाइप ऑफ लायबिलिटी है जिसे आपको गवर्नमेंट को जमा देना पड़ेगा। अब देखिए, दिस इज एंटर्ड इन इंडिविजुअल कॉलम ऑफ द परचेज बुक एज फॉर द परचेज ऑफ गुड्स, दिस कॉस्ट इज कंपोनेंट ऑफ परचेज कॉस्ट ओनली। इसे हम लोग परचेज का कॉस्ट मानते हैं। जब हम लोग कोई सामान खरीदते हैं ना, मान लो ये देखो सामान खरीदे 100 रुपया का और उसके ऊपर टैक्स दिए 10 रुपया का, तो मेरा सामान का दाम कितना हो गया? 110 रुपया। तो हम अपने बुक में कितना लिखेंगे? 110 रुपया लिखेंगे। समझ में? जैसे ट्रेड डिस्काउंट लिखाते हैं ना, ट्रेड डिस्काउंट लेस करते हैं, टैक्स को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। याद रहेगा बात? सीधा सा बात है, जब भी कोई टैक्स रहे क्या करना है? परचेज डे बुक में ऐड कर देना। ठीक है। अब वैल्यू एडेड टैक्स सेम टू सेम, सीएसटी जैसा है, वैल्यू एडेड टैक्स भी वैसा है। अब देखो यहां पे लिखा हुआ फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस। इसका मतलब क्या है? नाम सुनो, सीधा सीधी बात है, वो भाड़ा, माल भेजने का जो भी खर्चा होता है उसे क्या बोलते हैं? फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस। अब मानिए आप कोई माल सेल कर रहे हो, व्हेनेवर यू आर सेलिंग एनी काइंड ऑफ गुड्स, तो हो सकता है ना कि आपको आपके परचेजर ने, बायर ने आपको बोल दिया कि देखो भाई ये मशीन मैं आपसे खरीद रहा हूं, मेरा वहां पे गोडाउन में भिजवा देना, डिलीवरी करवा देना। तो आप क्या करोगे? डिलीवरी का एक्स्ट्रा चार्ज लेगो ना, तो वही वाला चीज यहाँ पे ऐड कर लिया जाता है। ठीक है। और जब परचेजर होता है, जो माल खरीद रहा है, वो क्या करेगा? वो अपना सामान कितना में बुक करेगा? मान लो 100 रुपए का सामान है, ठीक है, 100 रुपए का सामान है और उसमें उसने फ्रेट दिया है 10 रुपया का। तो अब ये बताइए आप परचेज कितना का दिखाइएगा? 110 का ही दिखाइएगा। यही वाला बात यहां पे बताया जा रहा है। समझ पाए? उसके बाद जो दूसरा 2 बुक है, इसका नाम है परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। उसका भी फॉर्मेट सेम होता है और उसमें कुछ और नहीं करना होता है। जो काम आप लोगों ने परचेज डे बुक में किया, सेल्स डे बुक में किया, वही काम आपको परचेज रिटर्न बुक में और परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न बुक में वही काम करना है। कितने कॉलम के बुक बनेंगे? 6 कॉलम के बुक बनेंगे, बस और कुछ नहीं है। 6 कॉलम का एक फॉर्मेट बनाओ, नाम लिखो, क्या खरीदा, क्या रिटर्न हुआ, वहां पर वो लिखना पड़ेगा और कुछ नहीं करना। बना रहेगा ये वाला, समझ में आ जाएगा मोटा मोटी? सब सेम रहेगा इसमें। फॉर्मेट विल रिमेन सेम, एंट्री विल रिमेन सेम। एंट्री तो होता ही नहीं है, खाली लिखना है। क्रेडिट ही होना चाहिए। कैश रिटर्न कैसे हो सकता है? कैश रिटर्न होता है, हाँ, तो कैश रिटर्न हम लोग यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे। 3 चीज यहाँ पे वापस से, गुड्स होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए एंड क्रेडिट में होना चाहिए। बस यही 3 चीज याद रख के ये पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। अब जो आप लोग का काम है, वो काम क्या है? सवाल बनाओ एंड बनाओ एंड बनाओ। बस यही पे आपका यही काम होता है। अब यहां पे एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है जो मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये देख लीजिए, ये वाला पॉइंट। इसके बाद हम लोग इसको बंद करेंगे। एक होता है डेबिट नोट, एक होता है क्रेडिट नोट। अरे भाई ये क्या है? ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये आप लोगों का चाहे एनुअल एग्जाम हो तहां वहां पूछा जा सकता है, या आप लोगों के टेस्ट वेस्ट में पूछा जा सकता है। तो एक बार सुन लीजिए क्या है डेबिट नोट। क्या होता है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय द परचेजर। किसके द्वारा? परचेजर के द्वारा। जब भी कोई सामान आप बनाते हो, मैंने सुनिए, मैं हूं परचेजर, आप लोग हो सेलर, ठीक है। मैंने आप लोगों से कोई सामान खरीदा। क्या किया? कोई सामान खरीदा। अब मैंने जब आपको सामान खरीद लिया है, तो अब क्या करें सर? सामान खरीद लिए हैं, अब पॉइंट यह है कि सामान थोड़ा डिफेक्टिव आ गया। क्या आ गया है? डिफेक्टिव। तो अब मेरे को सामान रिटर्न करना पड़ेगा। तो सामान जब मैं रिटर्न करूंगा, तो उस केस में मैं क्या करूंगा? अपने सप्लायर को डेबिट करूंगा कि क्रेडिट करूंगा? अपने बुक्स में सोचिए, परचेजर के हिसाब से, मैं परचेजर हूं, मैं परचेजर, नहीं ऐसे नहीं होगा, उल्टा करते हैं। मैं सेलर हूं, आप लोग परचेजर हो, ठीक है। मैं सेलर हूं, आप लोग परचेजर हो। आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को सामान बेचा है। अब आप लोगों को दिख रहा है कि वो सामान क्या है? डैमेज है। अब आप वो सामान मेरे को दोगे? तो पहला ये बात बताइए, जब आपने मेरे से सामान खरीदा था, अपने बुक्स में क्या एंट्री पास किया था? परचेज टू पार्टी किया होगा, करेक्ट ना? परचेज टू पार्टी, करेक्ट। अब क्या हो गया है? अब क्या करना है आप लोगों को? अभी आपको क्या करने का है? नाउ यू हैव टू रिटर्न द गुड्स।
व्हेन यू आर गोइंग टू रिटर्न द गुड्स, तो आपको क्या देखना पड़ेगा, पार्टी को आप क्या कर रहे हो, पार्टी को आप डेबिट करो। इट मींस आपने जो आपका जो सप्लायर है दैट इज मी, आप मेरे को क्या कर रहे हो अपने बुक्स में डेबिट कर दे रहे हो ना। अब डेबिट जब करोगे तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक अकाउंट एक नोट बनाना पड़ेगा। नोट मतलब लिख के देना पड़ेगा, सर आपका जो सामान मैंने खरीदा था इस सामान में थोड़ा डैमेज है, ये लीजिए सामान रिटर्न कर रहा हूं। ये जैसे ही आपने दिया वो क्या हो गया, वो मेरे लिए क्या हो गया, वो मेरे लिए डेबिट नोट हो गया। क्या हो गया, डेबिट नोट। तो डेबिट नोट कब आता है, जब परचेज रिटर्न होता है तब क्या आता है, डेबिट नोट। और क्रेडिट नोट कब आएगा, समझ में आया, जब सेल्स रिटर्न होगा तब क्या होगा, क्रेडिट नोट। और जब डेबिट नोट कब आएगा, जब परचेज रिटर्न होगा। अब यहां पे ये बस यही वाला कहानी है तुम लोगों के सामने। अब इसको याद जरूर कर लेना, ये मस्ट है, मस्ट लर्न। इसके बाद है जर्नल प्रॉपर, जो आप लोगों के लिए कोई अहमियत नहीं रखता तो छोड़ दीजिए जर्नल प्रॉपर को, लेकिन यहाँ पे थियोरेटिकल पार्ट है तो आप लोग थोड़ा रीड कर लीजिएगा बस। जर्नल प्रॉपर एक्चुअल में तुम लोगों का जर्नल में ही कवर हो जाता है, इसीलिए जर्नल प्रॉपर का कोई ज्यादा अहमियत नहीं रहता। समझ में आया, जर्नल प्रॉपर का मतलब क्या हो, जर्नल एंट्री जो पास करते हो ना, वो एक्चुअल में सुनो देगा ही नहीं। समझ में आ गया बात, इतना बस यही वाला कार्यक्रम आपके लिए है। अब आपका काम क्या है, प्रैक्टिस करना है सम, ये सम कीजिए, काम खत्म।